नमस्कार दोस्तों। संविधान सीरीज की इस तीसरे वीडियो में आपका स्वागत है। इससे पहले हमने हमारे चैनल सक्सेस टिप्स पर संविधान के इतिहास संबंधी वीडियो पहले 2 वीडियो में देख चुके हैं। जैसे पहले वीडियो में हमने दुनिया में संविधान की शुरुआत पर चर्चा की है और इसके बाद जो है दूसरे वीडियो में हमने भारतीय संविधान की शुरुआत कैसे हुई और ख़ासतौर से 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट पर चर्चा की थी। अब उससे आगे की बात हम आज चर्चा करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा, रेगुलेटिंग एक्ट तत्कालीन परिस्थितियों के लिए एक आवश्यकता था और यह ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश संसद द्वारा लगाया गया था। इसके आगे की जानकारी हम आज के वीडियो में देखेंगे। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में हमने पिछले वीडियो में देखा और यह एक्ट जो है जल्दबाजी में लागू किया गया था, या कह सकते हैं कि अपनी तरह का एक पहला प्रयोग था। भारतीय संदर्भ में ब्रिटिश संसद में किया गया था। तो शुरुआत में गलतियां होती हैं, कमियां होती हैं। तो इस तरह से रेगुलेटिंग एक्ट में भी कमियां रहीं। जैसा कि हमने देखा कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल का पदनाम दिया गया और बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया और गवर्नर जनरल के लिए एक परिषद बनाई गई 4 सदस्यों की और कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की भी स्थापना की गई। तो सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश इम्पे महोदय थे और भारत उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था और इम्पे महोदय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस। अब यहाँ जैसा कि आमतौर होता है कि वर्तमान संदर्भ में भी हम देखें कि सरकार और न्यायपालिका में टकराव है कोलिजियम सिस्टम को लेकर। तो उस तरह उस समय भी तत्कालीन बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सर एलिजाह इम्पे, इनके बीच कई बातों में मतभेद हो जाता था। ये दोनों अपने आप को सर्वोच्च समझते थे और यही को लेकर कई बातों में टकराव आया। जो 4 सदस्यीय परिषद बनाई गई उसमें भी मतभेद रहे और परिषद का मानना था कि वही परिषद का जो भी निर्णय होगा सर्वसम्मति से या बहुमत से वो मान्य होगा, जबकि वारेन हेस्टिंग्स का मानना था कि वो गवर्नर जनरल है तो इसलिए उसका निर्णय या आदेश निर्देश सर्वोपरि होगा। यही परिस्थिति उनको सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को लेकर थी और भी कुछ बातों पर मतभेद थे। तो इसलिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए 1781 में एक संशोधन अधिनियम भी आया जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा गया। ठीक है, नाम से स्पष्ट है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। तो सेटलमेंट करने का प्रयास किया गया जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की बात थी और इसमें जो है बंगाल के गवर्नर जनरल के अंतर्गत अब उड़ीसा का भी क्षेत्र आने लगा। अभी तक बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी आ रही थी, अब उड़ीसा भी आई। हालांकि बाद में आगे चल के उड़ीसा बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा बने और बंगाल काफ़ी बृहद रूप में हुआ। अंग्रेज़ों ने आगे चल के इसमें आसाम भी जोड़ दिया। तो अगर हम वर्तमान से बात करें तो उस समय बंगाल का क्षेत्र जो है वर्तमान पश्चिम बंगाल राज्य, बांग्लादेश, असम, उड़ीसा और बिहार था। आगे चल के बंगाल विभाजन का जब हम चर्चा करेंगे तब इन कारणों पे चर्चा कर लेंगे।
है ना। तो 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट में जो कमियां 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में थी उन्हें दूर की। फिर इसके बाद 1784 में जो है पिट्स इंडिया एक्ट लागू हुआ। पिट्स महोदय ब्रिटिश संसद के एक सांसद थे और इसका मसौदा उन्होंने ही तैयार किया था, तो उनके नाम पर इसे पिट्स इंडिया एक्ट कहते हैं। क्योंकि इंडिया के लिए बनाया गया था इसलिए इसमें इंडिया शब्द जोड़ा गया। पिट्स महोदय ने बनाया था इसलिए इसे पिट्स इंडिया एक्ट कहा गया। इसमें दोहरे प्रशासन की नींव डाली गई। दोहरा प्रशासन भारत में नहीं, अभी यह दोहरा प्रदेश प्रशासन जो है इंग्लैंड में ही था। चूंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए इंग्लैंड में ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर दो समितियां बनाई गई। जो इसके डायरेक्टर्स होते थे उनके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, ये दोनों समितियों के क्षेत्र अलग अलग रखे गए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स व्यापारिक मामलों के लिए हुआ। इसको याद रखने के लिए आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि आज भी व्यापारिक मामलों में या व्यापारिक कंपनियों में एमडी की पोस्ट होती है, सीएमडी की पोस्ट होती है, जिसमें एमडी मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर, सीएमडी मतलब चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो रहे वो व्यापारिक मामलों के लिए रही। और दुनिया में सारी व्यवस्थाओं का कंट्रोल तो नेता ही करते हैं, राजनीतिक लोग ही करते हैं। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है कंपनी के राजनीतिक मामलों के लिए बनाया गया। ठीक है, तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट की महत्वपूर्ण बातें यही रही। फिर उसके बाद 1793 में चार्टर अधिनियम आया। चार्ट के माध्यम से बनाया जाता था, जो इसलिए इसको चार्टर अधिनियम कहा गया। और ये सारे अधिनियम ध्यान रखें कि ब्रिटिश संसद में पारित होते थे। जैसे आज हमारी संसद में अधिनियम पारित होते, तो उस समय भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जो भी अधिनियम होते थे वो वहाँ ब्रिटिश संसद में वहाँ के सांसदों द्वारा पारित किए जाते थे। तो 1793 में जो चार्टर अधिनियम बनाया, इसमें जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य थे, कर्मचारी थे, उनका वेतन अभी, चूंकि ये रहते इंग्लैंड में थे और काम भी इंग्लैंड में करते थे, लेकिन भारतीय क्षेत्र के लिए काम करते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी पे कंट्रोल करने के लिए कार्य करते थे। तो पहले तो वेतन उन्हें इंग्लैंड से ही मिलता था, लेकिन 1793 के चार्टर अधिनियम में एक बदलाव करके इनका वेतन जो है भारतीय राजस्व से दिया जाना लगा। कि यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत से राजस्व प्राप्त करती थी, उसी में से इनके बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स के मेंबर्स और उनके कर्मचारियों को वेतन देना निश्चित हुआ। ठीक है, इसके बाद 1813 में 20 साल बाद की परंपरा बनी। तो अब 1813 में फिर से चार्टर अधिनियम आया। इस अधिनियम में थोड़ी सी कुछ प्रमुख बातें हैं और ब्रिटिश सरकार द्वारा कंपनी पर नियंत्रण रखने का एक और प्रयास किया गया और कंपनी का जो अधिकार पत्र था वो 20 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया। ठीक है, हर अधिनियम की अवधि भी 20 वर्ष थी, इसलिए जो है इस में कंपनी के लिए भी 20 वर्षों के लिए अधिकार पत्र बढ़ा दिया गया। लेकिन अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने के लिए एकाधिकार दिया गया था और कंपनी खूब कमाई कर रही थी, खूब पैसा यहाँ से लूट रही थी, वैध अवैध हर तरीके से। ठीक है, मूल उद्देश्य उनका यहाँ पर पैसा कमाना ही था और कई तरीकों से लूटमार भी कर रही थी, यहाँ के लोगों का शोषण भी कर रही थी, अत्यधिक लगान वसूली भी कर रही थी। तो कंपनी से जुड़े लोग जो चाहे यहाँ कर्मचारी हों, यहाँ के अधिकारी हों या अन्य जो व्यापारी किसी भी तरह से जो कंपनी से जुड़े थे, वो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे थे और ये ब्रिटिश लोगों से देखा नहीं गया। तो उन्होंने संसद में मांग की कि कंपनी का एकाधिकार समाप्त करना चाहिए। तो इस अधिनियम के तहत, कौन से अधिनियम, 1813 के चार्टर अधिनियम से जो है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार खत्म कर दिया गया। खत्म से मतलब
ये नहीं कि सिर्फ कंपनी ही भारत में व्यापार नहीं करेगी, बल्कि अन्य ब्रिटिश लोग भी भारत में व्यापार कर सकेंगे। क्योंकि भाई लाभ हर कोई कमाना चाहता है, तो इस अधिनियम के माध्यम से कंपनी का एक अधिकार समाप्त किया गया और अन्य ब्रिटिश लोगों के लिए व्यापारिक सीमाएं या प्रतिबंध समाप्त कर दिए गए। वो भी जो है, लेकिन उनको पूरी तरह से छूट नहीं दी, कुछ उन पर भी प्रतिबंध और सीमाएं लगाई गई। अब इसके बाद जो है कंपनी को, लेकिन यहाँ याद रखना, चाय और चीन के व्यापार का एक अधिकार मिला। चाय और चीन बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, चाय और चीनी का। तो जनरली लोग याद रखने के लिए चाय चीनी याद रख सकते हैं, लेकिन यहाँ चीनी का तात्पर्य शक्कर से नहीं है, यहाँ पर चीन के साथ व्यापार से है। तो चाय का व्यापार जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में दार्जिलिंग और असम इत्यादि क्षेत्रों में जो है चाय के बागान लगाए थे, उनके माध्यम से जो है विदेशों में चाय बेची जाती थी। उस समय भारतीय कम चाय पीते थे, लेकिन भारत से जो है अन्य देशों के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी चाय का व्यापार करती थी। तो इसका एक अधिकार बना रहा। ठीक है, चाय और चीन पर एक अधिकार बना गया, लेकिन अन्य व्यापारों के लिए यहाँ पर कंपनी के एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। अन्य ब्रिटिश नागरिकों को छूट दी गई, लेकिन कुछ सीमाओं तक। ठीक है। इसके बाद जो है 20 साल बाद, क्योंकि 20 साल के लिए अधिकार दिया गया था, 20 साल बाद फिर एक चार्टर अधिनियम आया, जिसे 1833 का चार्टर अधिनियम कहते हैं। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण, परीक्षा की दृष्टि से भी और भारतीय संदर्भ में ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश शासन के लिए भी एक महत्वपूर्ण अधिनियम रहा 1833 का चार्टर अधिनियम। इसमें क्या हुआ कि कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। 1813 में उनका एकाधिकार समाप्त किया गया था और 1833 में ब्रिटिश सरकार ने कहा कि भाई तुमने खूब व्यापार कर लिया और अब तुम व्यापार कर भी नहीं रहे हो, एक तरह से शासन कर रहे हो, तो एक काम करो कि तुम शासन ही करो। ठीक है, व्यापार के लिए हम दूसरे लोगों को खोजेंगे। तो 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए। अब ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक कंपनी नहीं बची, अब भारत में वह शासन करने वाली कंपनी बची। कब? 1833 के चार्टर अधिनियम से। ठीक है। लेकिन कंपनी को भी बिल्कुल फ्री नहीं छोड़ा गया, वह शासन करेगी तो ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में रह के, उसके नियम कानूनों के अंतर्गत। ठीक है, पूरी तरह से सरकार ने फ्री नहीं छोड़ा। हाँ, एक महत्वपूर्ण परिवर्तन और किया गया कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसका पदनाम जो है भारत का गवर्नर जनरल रखा गया। ठीक है, अब वो बंगाल के गवर्नर जनरल ना कहला के वो भारत का गवर्नर जनरल कहलाया। और चूंकि कंपनी धीरे धीरे जो है भारत में अपना क्षेत्र बढ़ा रही थी, तो बंगाल, मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियों से आगे भी क्षेत्र बढ़ा। उड़ीसा भी बढ़ा, उसमें बिहार भी बढ़ा, अवध भी बढ़ा, और मध्य भारत में भी क्षेत्र बढ़ा, कुछ सूरत की तरफ भी क्षेत्र बढ़ा। तो इसलिए अब बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक है, राजधानी कोलकाता बन चुकी थी। कोलकाता अब एक शहर का रूप ले चुका था। 1794 में जॉब चारनाक ने इसकी स्थापना की थी, और उसके पहले ये फोर्ट विलियम के नाम से अंग्रेजों की सिर्फ कोठी थी, गोदाम था। और अब धीरे धीरे ये 3-4 गांवों को मिलाकर इसको शहर का रूप दे दिया गया था। तो 1733 में बंगाल के गवर्नर जनरल थे कंपनी की तरफ से विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक को ही 1733 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत भारत का गवर्नर जनरल घोषित किया गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न जब आते हैं तो कई बार पूछ लेते हैं कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो विलियम बेंटिक। बंगाल का पहला कौन था गवर्नर जनरल, तो वारेन हेस्टिंग्स थे। ठीक है, अब अगर प्रश्न आया कि ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से भारत का पहला गवर्नर जनरल, तो भारत का पहला जब गवर्नर जनरल भी विलियम बेंटिक थे, जो
1833 में बने, ठीक है, जबकि बंगाल के गवर्नर जनरल वो 1828 में आए थे। तो इस तरह से भारत के पहले गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक हो गए। ठीक है, और यहाँ पर जो गवर्नर जनरल की बम्बई और मद्रास के लिए विधि निर्माण की शक्तियों को उनसे हटा लिया गया, वहाँ के गवर्नर्स को विधि निर्माण की शक्तियाँ दी गई। गवर्नर जनरल के विधिक परामर्श के लिए एक अलग से विधि परिषद में विधि सदस्य नियुक्त किया गया, जो कानून का ज्ञाता होगा, ठीक है। और एक भारतीयों के लिए देखें, सामाजिक रूप से दास प्रथा जो है प्रतिबंधित घोषित की गई। इसमें कई भारतीयों का भी योगदान रहा, राजा राम मोहन राय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे समाज सेवी, और इन्होंने काफ़ी प्रयास किया और अंग्रेजों को दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया। 1833 में ये पूरी तरह से खत्म कर दी गई थी, 1843 में, ठीक है। 1833 में चार्टर अधिनियम आया था, उसके 10 वर्ष बाद ये पूरी तरह से समाप्त घोषित कर दी गई थी, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ और इसमें जो है, अंग्रेजों द्वारा भारतीयों से बड़ा भेदभाव किया जाता था, तो इसमें एक धारा 87 जोड़ी गई चार्टर में, और इस चार्टर में में जो है किसी भी व्यक्ति को धर्म, जन्मस्थान, मूल वंश या रंग के आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। इसके पहले क्या होता था कि अंग्रेज जो है, कोई अगर किसी भी प्रकार की सेवा में अगर किसी को भर्ती करते थे, किसी भी नौकरी में, तो भारतीयों को धर्म, जाति, रंग, वंश, नस्ल के आधार पर अयोग्य ठहरा देते थे। तो ये बदलाव इन्होंने 1833 के चार्टर अधिनियम में किया। हालांकि ये बात उसके बाद भी व्यवहारिक रूप से प्रचलित रही। अंग्रेज अपने आप को सर्वश्रेष्ठ ही समझते थे। कागजों में नियम कानून के अंतर्गत उन्होंने ये चीज़ शामिल की गई दुनिया में अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के लिए, लेकिन वास्तव में ये चीज़ समाप्त नहीं हुई। हम आगे भी देखेंगे, गांधी जी को और ट्रेन के डब्बे से फेंक दिया जाता, हालांकि दक्षिण अफ्रीका में फेंका था। भारतीयों को भी यहाँ पर बड़ा अपमान झेलना पड़ता था। तो अंग्रेजों ने जाते जाते भी भारतीयों को बराबरी का दर्जा कभी नहीं दिया। हालांकि 1833 में दिखाने के लिए उन्होंने ये धारा 87 जोड़ी, ठीक है। इसके बाद जो है, गवर्नर जनरल को अधिकार दिए कि पूरे देश के लिए भी वो एक बजट निर्धारित कर सकता है। अभी तक अलग अलग बजट बनते थे, ठीक है, और एक विधि आयोग की स्थापना हुई, ठीक है। तो गवर्नर की जो परामर्श कार्य परिषद थी, उसमें एक विधि सदस्य जोड़ा गया, जो विधिक विशेषज्ञ हो, कानून का ज्ञाता हो, और भारत के पहले विधि आयोग की स्थापना की गई, और इसका अध्यक्ष, मतलब भारत के प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष लॉर्ड मेकाले को बनाया गया, ठीक है। वही लॉर्ड मेकाले जिनके बारे में हम अक्सर सुनते रहते हैं कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था के जनक ये थे, और आज जो हम जिस शिक्षा व्यवस्था को पढ़ रहे हैं, आज भी वही लॉर्ड मेकाले की बनाई हुई है, जिसका एकमात्र उद्देश्य नौकरी पाना है, ठीक है। तो इस शिक्षा व्यवस्था का उद्देश्य नौकर बनाना ही था। तो इस तरह से हम देखें कि भारतीय संविधान के इतिहास के तौर पर ये आयाम चालू हुए। अब इसके बाद हम देखेंगे अगले वीडियो में 1853 के चार्टर अधिनियम, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से भी और भारतीय राजनीति, भारतीय इतिहास की दृष्टि से, क्योंकि उसके बाद उस अधिनियम के ही कारण जो है भारत में 1857 जैसी क्रांति हुई। तो अगले वीडियो में हम उसके बारे में जानेंगे। अभी तक के बारे में जो हमने बताया, ये बहुत महत्वपूर्ण अधिनियम्स हैं, और इनके बारे में अगर कोई प्रश्न, कोई शंका और कोई सुझाव हो तो आप कमेंट्स में दे सकते हैं, ताकि हम आगे के वीडियो में उन्हें शामिल कर सकें। तब तक के लिए जो है बने रहिए हमारे चैनल पे। नमस्कार, जय हिंद।